आप काफी समय से गाइस इंग्लिश सीख तो रहे हैं, लेकिन जब भी बात आती है बोलने की, किसी एग्जाम में लिखने की, सो आपके इंग्लिश में लग जाते हैं बाउंसर। कुछ इस तरह से मिस्टेक्स कर बैठते हैं लिखते वक्त और बोलते वक्त। अगर आप भी चाहते हैं इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, इस तरह से मिस्टेक्स ना करें किसी भी एग्जाम में या फिर स्पोकन में, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज ये एक वीडियो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की दुनिया को टोटली चेंज कर देगी। हाँ गाइस, आपने सही सुना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट, आपका जो इंग्लिश को देखने का नजरिया है टोटली चेंज हो जाएगा। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम आपका एसएससी का है, बैंकिंग का है, या फिर यूपीएससी का है, सीजीएल का है, सीजीएसएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस का, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम है गाइस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली आपका जो नजरिया इंग्लिश को देखने का, इंग्लिश को बोलने का, लिखने का टोटली चेंज हो जाएगा। सो आप खुद रेक्टिफाई कर पाओगे किस जगह आप मिस्टेक्स करते हो और किस तरह से उन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज इस सिंगल वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जो एग्जामिनेशन के मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टक हो जाते हैं और हम सही से सोल्व आंसर्स को नहीं कर पाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, अगर आप करेक्ट साउंड करना चाहते हैं, अगर आप करेक्टली लिखना चाहते हैं, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और मैं गाइस आपसे ये नहीं कहूंगा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी ना करें। ये डिसीजन आपका खुद का है। वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको लगे ये वीडियो वैल्यूएबल है, इस वीडियो ने आपके स्पोकन जर्नी में या रिटर्न में कुछ वैल्यू ऐड की है, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप चाहें कमेंट कर दें एक प्यारा सा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे इन फ्यूचर और मोटिवेशन मिल सके और मैं समझ सकूं जो इस यूट्यूब चैनल पे मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूं वो वैल्यूएबल है, ताकि इन फ्यूचर में इसी तरह का कंटेंट और भी आपके लिए अपलोड कर सकूं। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इस सेंटेंस से स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारे पास हिंदी का सेंटेंस है, उससे पढ़ना, तैरना और चित्र बनाना पसंद है। सो इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करा जाए, सो वी हैव गो टू ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए कहता है शी लाइक्स रीडिंग टू स्विम एंड पेंटिंग, एंड ऑप्शन से बी सेज शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड पेंटिंग। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट, और गाइज रीजन भी दें कि करेक्ट क्यों है या फिर जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है। बिकॉज हर चीज को हम लॉजिकली अप्रोच करेंगे, हम सिर्फ टिक मार्क नहीं करेंगे कि ये सही है वो सही है, उसको जानेंगे भी सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो सके और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, सो हम सोल्व कर दें और स्पोकन में भी उन चीज को दोबारा रिपीट ना करें। सो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। सो वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो हमने लाइक के साथ एस को पुट कर रखा है, सिंगुलर बना रखा है, शी लाइक्स रीडिंग। अब इस सेंटेंस में जो रीडिंग है गाइस, ये वर्ब ना हो करके, बिकॉज हमें अक्सर बताया जाता है आईएनजी जो वर्ड यूज करते हैं हम किसी भी वर्ब के एंड में, वो आईएनजी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती हैं। हाँ सही है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यहां इस सेंटेंस में ये वर्ब ना हो करके ये एक जेरेंट है। यहां इस सेंटेंस में ये एज अ वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज वर्ब तो ये है ऑलरेडी हमारे पास। यहां हमें एक ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमने जेरेंट को यूज कर रखा है आईएनजी फॉर्म में। सो जो जेरेंट होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, उनका सेंटेंसेस में काम सब्जेक्ट बनने का भी काम होता है और ऑब्जेक्ट बनने का भी काम होता है। चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, इस वर्ब का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सो इस जेरेंट को हमने ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख रखा है। उसके बाद हमने ये जो टू स्विम लिख रखा है, ये गाइस इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी इन्फिनेटिव होती है इंग्लिश में। उसके बाद हमने एंड के बाद लिख रखा है पेंटिंग, ये भी एक जेरेंट है। सो अब हमें गाइस ये समझना है कि जो हमने यहाँ जेरेंट लिख रखा है रीडिंग, ये किससे कनेक्ट कर रहा है। बिकॉज ये जो वर्ब लिख रखी है, इसको क्या क्या पसंद है, उससे पढ़ना पसंद है, तैरना पसंद है और चित्र बनाना पसंद है। सो तीनों चीजें इसको पसंद है, लेकिन अब हमें कनेक्ट करना है। सो उसके लिए कनेक्टर्स हमने यूज कर रखे हैं। एक तो कॉमा यूज कर रखा है, दूसरा हमने एंड यूज कर रखा है। और कनेक्टर्स का काम होता है गाइस इंग्लिश में सेम टाइप के वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना। जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उनका क्या काम होता है
कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेम रैंक के वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना, ये काम होता है। सो यहाँ जो हमने जेरेंट यूज कर रखा है, जेरेंट को कनेक्ट करा जा रहा है किससे, इन्फिनेटिव से, जो कि टोटली इनकरेक्ट है बिकॉज सेम रैंक के वर्ड्स नहीं है, यहाँ ये जेरेंट है और यहाँ ये इन्फिनेटिव है, सो गलत हो गया। और दूसरी साइड हमने एंड को किससे कनेक्ट कर रखा है, एंड के थ्रू किससे कनेक्ट कर रखा है, जेरेंट को अगेन। सो यहाँ तो जेरेंट ठीक है, फुलफिल हो रही है नीड, लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव ये गलत हो गया। सो इसको भी हमने जेरेंट फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ से टू हटा करके इसको हमने स्विमिंग करना होगा। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड पेंटिंग। सो कॉन्सेप्ट हमने क्या डेवलप करा कि जो भी हम कनेक्टर्स यूज करते हैं सो सेम रैंक के वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। सो यहाँ अगर रीडिंग है, हमने रीडिंग से स्टार्टिंग करी, सो सेम टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, वहाँ भी रीडिंग होना चाहिए या फिर वहाँ भी स्विमिंग होना चाहिए या फिर वहाँ भी पेंटिंग होना चाहिए। इस तरह से हम सेंटेंसेस में करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी हमने मार्क कर रखा है मेंटेन कंसिस्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि सेम टाइप के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को हमने मेंटेन करना होता है अगर ये सिचुएशंस हैं तो। सो आई होप गाइज आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि किस तरह से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं और उसमें किस तरह से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की भी स्टार्टिंग करते हैं गाइज हम हिंदी के एक सेंटेंस से जो कि है ईमानदारी एक अच्छी विशेषता है। ईमानदारी एक अच्छी विशेषता है। इसके ट्रांसलेशन के लिए टू सेंटेंसेस है हमारे पास। द ऑनेस्टी इज अ गुड ट्रेट, ऑनेस्टी इज अ गुड ट्रेट। सो अगेन इस सेंटेंस में मिस्टेक यही है जो हम दा का यूज करते हैं इंग्लिश में। इसके यूजेस तो वैसे काफी हैं, लेकिन वन ऑफ देम इज जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग की बात करें, स्पेसिफिक प्लेस की बात करें या स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, सो स्पेसिफिक थिंग प्लेस पर्सन के लिए हम दा को यूज करते हैं। लेकिन जो इसमें हमने ऑनेस्टी यूज कर रखा है, ऑनेस्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं इसमें कि ऑनेस्टी किसकी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं है। हम इस ऑनेस्टी को जनरल टर्म में यूज करना चाह रहे हैं। हम किस में यूज करना चाह रहे हैं, जनरल टर्म में यूज करना चाह रहे हैं इस ऑनेस्टी वर्ड को। सो जब भी हम ऑनेस्टी वर्ड को या फिर जो भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको जनरली ट्रीट करना चाहें, जनरल टर्म में यूज करना चाहें, सो उनसे पहले ना ही हम दा को यूज करते हैं, ना ही हम ए या फिर एन को यूज करते हैं। सो ये गाइज आपने माइंड में रखना है कि जब भी किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी ऐसे नाउन को जिसको हम देख या छू नहीं सकते, उनको अगर हम सेंटेंसेस में जनरल सेंस कन्वे करने के लिए लिखें सो उनसे पहले हम दा को यूज नहीं करेंगे। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास गाइज, आवश्यक है कि वह जल्दी आए। आवश्यक है कि वह जल्दी आए। इट इज एसेंशियल दैट ही कम्स अर्ली। सो हमें अक्सर बताया जाता है गाइज ही शी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, या तो ES लगाएं, या तो IES ऐड करें, या तो S यूज करें। बट गाइज ये रूल है, बट जो लैंग्वेज है रूल पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कंटेक्स्ट सिचुएशन पे। सो हमें इस रूल को भूल जाना है बिकॉज यहाँ रूल अप्लाई करोगे सो मिस्टेक वही है जो हमने सेंटेंस में कर रखी है। रूल के हिसाब से सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन रूल नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सिचुएशन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। सो कंटेक्स्ट हमारा कहता है कि जब भी हम किसी अर्जेंसी की बात करें या डिमांड की बात करें, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो, ये हमारा क्या है, कंटेक्स्ट है, ये सिचुएशन है, अर्जेंसी या डिमांड। सो जब भी हमारी सिचुएशन ऐसी हो, अर्जेंसी को हम शो करना चाहते हैं, डिमांड को हम शो करना चाहते हैं, सो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यूज करते हैं हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसको यूज करेंगे, बेस फॉर्म को यूज करेंगे, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म को यूज करा जाता है गाइज अगर कभी भी हम अर्जेंसी या डिमांड शो करना चाहते हैं सेंटेंसेस में। देयरफॉर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इट इज एसेंशियल दैट ही कम अर्ली। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैंने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। सो हो सकता है गाइज आपको ये सेंटेंस देखने में करेक्ट लगे, आपको इसमें कोई मिस्टेक फाइंड आउट ना हो, लेकिन स्टिल दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज गाइज इंग्लिश में इन्वर्जन्स होते हैं। एक टॉपिक होता है इन्वर्जन्स का। अगर इन्वर्जन्स को हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंस कन्वे करने के लिए, सो मेनली जो नेगेटिव सेंस कन्वे करते हैं, जो भी इन्वर्जन्स होते हैं वो ये होते हैं, नेवर हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया। अगर किसी सेंटेंस में हमने इन इन्वर्जन्स को यूज कर रखा है नेगेटिव सेंस कन्वे करने के लिए, सो इन इन्वर्जन के बाद गाइज हम लिखते हैं सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट।
उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस को फॉर्म करने का अगर किसी सेंटेंस में हम इन्वर्जन्स को यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंस कन्वे करने के लिए। लेकिन यहाँ हमने इन्वर्जन को यूज कर रखा है, इन्वर्जन के बाद सब्जेक्ट यूज कर रखा है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रखा है, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ हमने लर्न करा है कि इन्वर्जन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करें। सो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव को पहले लिखें उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। दिस सेंटेंस इज करेक्ट और दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो आई होप गाइज आपको ये भी समझ आ गया हो कि किस तरह से इस ऐसे सेंटेंसेस में हमने करेक्शन करना है और किस तरह से हम अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सेंटेंस है काश मैं वहां होता। सो ये हमारी क्या कल्पना है, कल्पना कर रहे हैं कि काश यार मैं वहां होता, काश मैं उसके साथ होता, काश मैं आपके साथ होता, काश मैं एक राजा होता, या काश में ये होता वो होता। यानी कि जो चीज आप हो नहीं ना ही आप हो सकते हो, उस चीज की आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। सो जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करें जो कि अनरियल हो या फिर हाइपोथेटिकल हो या फिर हमारी क्या है इमेजिनेशन हो, जब भी हम अपनी इमेजिनेशन की बात करते हैं, टू टॉक अबाउट इमेजिनेशन, हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में हम कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हम वॉज को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वर को। हमें रूल में क्या बताया जाता है कि आई के साथ या जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हम वॉज को यूज करें, लेकिन कब यूज करें, जब हम किसी फैक्ट की बात करते हो, किसी फैक्ट की बात करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज अ कबड्डी प्लेयर या फिर आई वॉज एट होम। सो मैं कहाँ था, घर पर था। सो ये फैक्ट है, इसके लिए हमने वॉज को यूज करा। लेकिन जब मैं ऐसा कह रहा हूँ काश मैं वहां होता, सो ये फैक्ट तो नहीं है ना, ये मेरी क्या कल्पना, इमेजिनेशन है। सो जब भी हम इमेजिनेशन कल्पना की बात करें, हाइपोथेसिस शो करना चाहें सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस में हम चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम वर को यूज करते हैं, जो कि अनरियल सिचुएशन को कन्वे करता है। यहां भी लिख रखा है यूज वर इन अनरियल विशेस। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करने से पहले अगेन हम एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं चाय को कॉफी से ज्यादा पसंद करता हूं, मैं चाय को कॉफी से ज्यादा पसंद करता हूं, इस तरह से बोला जाता है। मैं यहां रहने के बजाय वहां रहना ज्यादा पसंद करता हूं, मैं आपसे बात करने के बजाय मैं उससे बात करना ज्यादा पसंद करता हूं, या फिर मैं अंग्रेजी बोलने की बजाय लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। सो जो भी आपके प्रेफरेंसेस होते हैं, जब भी हम प्रेफरेंसेस शो करना चाहें, यानी कि किसी चीज को हम प्रेफर करना चाहें, सो प्रेफर के लिए हम देन को यूज नहीं करेंगे। आपको हिंदी उसकी जरूर सही लग रही होगी, इसके बजाय तो देन हमने यूज कर लिया, बट इनकरेक्ट है। हम टू को यूज करते हैं। आई प्रेफर टू टी कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, इस तरह से सेंटेंसेस लिखा जाएगा। और एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यहां हमने सेंटेंस लिखा आई प्रेफर मैंगो I prefer a mango than an apple. सो इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा गाइज, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। I prefer a mango than an apple। इस सेंटेंस को आप कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका करेक्शन बताएं, जब तक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है। भाई उससे अच्छा तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं इस टीम में या उस टीम में, किसी भी टीम में। सो अगर आप किसी को हायर पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं कि भाई वो तो सुपर है, वो तो उसके बात तो कुछ है ही नहीं, सो यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करना चाहते हैं सेंटेंसेज में। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं सेंटेंसेज में, सो हम यूज नहीं करते अदर वर्ड को, हम यूज नहीं करते अदर वर्ड को, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री का जो काम होता है वो भी दिखाता है किसी पर्सन को सुपर, कि वो पर्सन तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, जो भी है वो सबसे अच्छा है। सो हमने जब सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रखा है, सो अदर वर्ड को क्यों यूज करना, नहीं यूज होगा। ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ भी लिख रखा है डोंट यूज अदर विद सुपरलेटिव डिग्रीज। डिग्री का काम क्या होता है, किसी की डिग्री बताना, कोई किसी से हायर है, कोई किसी से लोअर है। सो हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज को यूज करते हैं
किसी कंपैरिजन करने के लिए किसी थिंग या किसी पर्सन में, लेकिन जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करें सो उन सिचुएशंस में हम अदर वर्ड को यूज ना करें। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। उससे जाने दो, उससे जाने दो भाई, उसको यहाँ कोई काम नहीं है, उसको जाने दो अगर वो जाना चाहता है। लेट हिम टू गो, ऐसा आपको बेसिक बोलने में करेक्ट लगे बट इनकरेक्ट है। हम हमेशा यूज करते हैं लेट के साथ कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म, यानी कि विदाउट इन्फिनेटिव। विदाउट इन्फिनेटिव जो वर्ब्स होती हैं यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। विदाउट टू जो वर्ब की फॉर्म्स लिखी जाती हैं उसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म। सो बेयर इन्फिनेटिव भी हमने यूज करना है, इस टू को नहीं यूज करना, सिर्फ गो लिखना है। दिस इज करेक्ट। लेट इज फॉलोड बाय बेस वर्ब, नो, टू को यूज ना करें। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ही डिनाइड टू हेल्प मी, ही डिनाइड टू हेल्प मी। अब जो डिनाइड वर्ब है गाइस, इसको हमने समझना है और इसको हमने टू के साथ यूज कर रखा है, यानी कि डिनाई के बाद टू यूज कर रखा है, जो कि इनकरेक्ट है। बिकॉज डिनाइड एक कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत एक ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। कौन सा केस लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। बट यहां तो हमने एक प्रेपोजिशन को लिखा रखा है जो कि टोटली इनकरेक्ट है। सो इसको हमने क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना होगा। जो हेल्प है इसको आप जेरेंट फॉर्म में लिखें। इसको आप किस फॉर्म में लिखें, जेरेंट फॉर्म में लिखें। जेरेंट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जेरेंट फॉर्म्स होती हैं। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आई होप गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं बोलने या लिखने में, और आप इनको नोट डाउन भी जरूर कर लें नोटबुक में, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें कि आप हमें ये पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगी। मैं आपको सोर्स बता दूंगा, आप वहां से भी पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शी स्पीक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग। सो इस सेंटेंस में गाइस बताया जा रहा है वो ऐसे बोलती है जैसे कि उसको सब कुछ पता हो, लेकिन उसको सब कुछ नहीं पता है, तभी हम इस बात को बोल रहे हैं कि वो ऐसे बोलती है जैसे कि उसको सब कुछ पता हो। जब भी हम किसी अनरियल या फिर इमेजिनेशन की बात करें या फिर हाइपोथेसिस की बात करें अपनी, सो उन सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करते। डोंट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर हाइपोथेसिस और अनरियल सिचुएशन। जो भी अनरियल सिचुएशन होती हैं उन सिचुएशन में कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज ना करें, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करा जाता है फैक्ट की बात करने के लिए। आई एम अ टीचर, ये कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। या आई टीच, ये क्या है, फैक्ट है, सो हम फैक्ट को डिस्क्राइब बोलने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। और अगर आप डिटेल में लर्न करना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे कहाँ यूज करें, सो इस यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो भी टेंसेज होते हैं हमारे, उनको किस तरह से यूज करें, आप जाकर के उनको भी वॉच कर सकते हैं। सो जो भी हम हमारी अनरियल सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस में हम हमेशा पास्ट टेंस को यूज करते हैं, यानी पास्ट टेंस ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जो हमने यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है, इसकी जगह हम न्यू करेंगे। सो पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म को, पास्ट फॉर्म, यानी कि हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। हम किसको यूज करेंगे, हम सब्जेक्टिव मूड को यूज करेंगे। सो सब्जेक्टिव मूड वही वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होते हैं। सो यहाँ भी हमने लिख रखा है अनरियल सिचुएशंस रिक्वायर पास्ट टेंस, अनरियल सिचुएशंस रिक्वायर्ड पास्ट टेंस। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। शी स्पीक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वह देर तक काम करने की आदी है। वह किस चीज की आदी है, देर तक काम करने की। उसको भाई आदत हो चुकी है देर तक काम करने की। अगर आप कभी ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको आदत हो चुकी है इस काम को करने की, आपको आदत हो चुकी है वहां जाने की, या फिर ही इज यूज्ड टू, ऐसा अगर बोलना चाहते हैं ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर। सो जब भी हम यूज टू वर्ब को यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी ये फ्रेज है यूज टू, इसको यूज करा जाता है किसी पर्सन को ये शो करने के लिए कि वो पर्सन किसी चीज का आदी है या पास्ट में आदि था। लेकिन हमने इज एम आर को यूज करा, सो इट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो इस चीज का आदि है या फिर आप इस चीज के आदि हैं। लेकिन जब भी हम इस यूज टू को यूज करेंगे, सो उसके बाद अगेन हम एक जीरेंट फॉर्म को यूज करेंगे,
यूज टू को कभी भी आप यूज करें सो वर्ब की आईएनजी यानी कि जेरेंट को यूज करें। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। शी इज यूज टू वर्किंग लेट, उसको किस चीज की आदत है, लेट तक काम करने की। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसने सुझाव दिया कि मैं जाऊं, उसने क्या सुझाव दिया कि मैं चला जाऊं। ही सजेस्टेड मी टू गो, जो कि इनकरेक्ट है। सजेस्ट वर्ब के साथ हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं करते, बिकॉज सजेस्ट जो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। सो इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं करेंगे। करेक्शन इज ही सजेस्टेड दैट आई गो, उसके बाद दैट क्लोज यूज करें, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब यूज करें। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वह मुझसे सीनियर है। वह मुझसे क्या है, सीनियर है। जब भी हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, सीनियर हो गया या जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सो इन वर्ड्स के बाद हम देन को यूज नहीं करते, हम टू को यूज करते हैं। सो करेक्ट सेंटेंस इज शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट इज बारिश के बावजूद हम बाहर गए। बारिश होने के बाद भी हम कहाँ गए, बाहर गए। सो ये कौन सी सिचुएशन है, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है। कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन के लिए हम डिस्पाइट को भी यूज करते हैं और इंस्पाइट को भी यूज करते हैं। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ लिखते हैं, बट हम डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखते। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इसमें हमने डिस्पाइट के साथ ऑफ को यूज कर रखा है। सो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ को यूज नहीं करेंगे। डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, दिस इज करेक्ट। यहां भी मेंशन कर रखा है डिस्पाइट इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ, बट इंस्पाइट अगर लिखो इंस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, सो ये करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। नेक्स्ट इज वह इंग्लिश में अच्छा है। वह किस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा। हम ऐसा अक्सर बोलते हैं वह खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, या फिर पढ़ाने में अच्छा है। यानी किसी पर्सन की स्किल्स की हम बात करते हैं कि कोई पर्सन किसी स्किल में अच्छा है या फिर बेटर है या बेहतर है। सो हम उन सेंटेंसेस के लिए अक्सर हम बोलने में इनको यूज कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। हम अगर दिखाना चाहें कि कोई पर्सन किसी स्किल में अच्छा है, बेशक आप हिंदी में मे बोलना चाहें, बट मे के लिए हम इनको यूज ना करके एट को यूज करेंगे। ही इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट कुकिंग। सो किसी पर्सन को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो पर्सन किसी स्किल में अच्छा है या बेहतर है, सो उसके लिए आप प्रेपोजिशन एट को यूज करें, इनको यूज ना करें। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वह बाजार गया है। सो वह बाजार गया है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, बट ये वेंट लिख रखा है, सेकंड फॉर्म है, ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट इज ही हैज गॉन टू द मार्केट। यहां भी लिख रखा है हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज की जाती है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है उसने मुझे इसके बारे में बताया। उसने मुझे इसके बारे में बताया, he told to me about it। अगेन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज जो टेल की फॉर्म्स होते हैं, चाहे टेल लिखें चाहे टोल्ड लिखें, सो इनके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, बिकॉज ये जो टेल है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये हम लर्न कर चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्टिव केस यूज करा जाता है, बट यहाँ हमने टोल्ड के बाद टू को यूज कर रखा है, जो कि एक प्रेपोजिशन है, सो ये गलत हो गया। ही टोल्ड मी अबाउट इट, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए सेंटेंस आपका ये करेक्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट इज उसकी शादी एक टीचर से हुई। उसकी शादी एक टीचर से हुई, ही इज मैरिड विद अ टीचर। सो इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में लिख रखा है, और गाइस जब भी हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखें, सो उस सेंटेंस में हम विद को यूज ना करें, यूज करा जाता है टू प्रेपोजिशन को। ही इज मैरिड टू अ टीचर। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस में लिखते, सो एक्टिव सेंटेंसेस में हम कोई भी प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम प्रेपोजिशन एक्टिव सेंटेंसेस में लिखें, सो प्रेपोजिशन को यूज ना करें। फॉर एन एग्जांपल, ही मैरिड टू अ टीचर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सेंटेंस अब आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस फ्रेम करते वक्त हम किसी भी प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। सो द करेक्शन इसका होगा ही मैरिड अ टीचर, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन आप पैसिव फॉर्म में लिखें, सो विद की जगह आप टू को यूज करें। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट इज
मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। फॉरवर्ड के साथ हमेशा हम आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं जो जेरेंड होती है। सो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट इज, उसने मुझे कहा कि, शी सेड मी दैट। सेड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। जो भी से की फॉर्म्स होते हैं, चाहे से लिखें, सेड लिखें, सेज लिखें, उसके बाद हम टू को यूज करें, ऑब्जेक्टिव केस को यूज ना करें। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस, वह मुझसे बेहतर है। वह मुझसे क्या है? बेहतर है। सो किसी पर्सन से आप किसी को कंपेयर करें, सो कंपैरिजन के लिए हम मोर को जब यूज करेंगे जब पॉजिटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मोर को यूज करते हैं। अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर रखा है, सो हम इस मोर वर्ड को यूज ना करें। सो हमने यहाँ बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखा है और उसके साथ हम इस मोर को यूज कर रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज बेटर देन, और इस मी की जगह आप आई कर दें, बिकॉज कंपैरिजन करा जाएगा, सो सेम टाइप के वर्ड्स के बीच में करा जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस था, सो इसको भी हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। सो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज बेटर देन आई। दिस इज द करेक्ट। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम कंपैरिजन करें, अगर कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज कर रखी है, सो उसके साथ हम मोर वर्ड को यूज ना करें। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर समझ बढ़ते हैं। मुझे उत्तर नहीं पता था। आई डिडंट न्यू द आंसर। सो डिड नॉट के बाद गाइज हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जब भी आप डिड नॉट को देखें कहीं भी, सो डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करें। ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए गलत है। करेक्ट इज आई डिडंट नो द आंसर। एंड द नेक्स्ट इज, हर छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए। हर छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। सो देयर हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ईच मतलब हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट, हर प्रति स्टूडेंट को लानी चाहिए। सो हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि हर जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को लानी चाहिए। ये स्टूडेंट वर्ड जो है सिंगुलर है, सो इसके लिए हम देयर को यूज ना करके हिज को यूज करेंगे। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक। बिकॉज गाइज हमने जो यहाँ लिख रखा है, ईच स्टूडेंट लिख रखा है। ईच स्टूडेंट मतलब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम जो उनके पॉजिटिव केस यूज करते हैं, देयर ना यूज करके या तो हिज यूज करते हैं या तो हर यूज करते हैं। सो आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, उसने मुझे कुछ सलाह दी। ही गेव मी एन एडवाइस। ये गलत है, बिकॉज एडवाइस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, सो हम एन को भी यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। बोलने में बेशक आपको करेक्ट लगे ही गेव मी एन एडवाइस, बट इनकरेक्ट है। एडवाइस जो वर्ड है ऐसा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। सो उससे पहले कोई भी हम एन का यूज नहीं कर सकते, सम को यूज कर सकते हैं, बिकॉज सम जो वर्ड है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज, मैंने ट्रिप में खूब मजा किया। मैंने ट्रिप में खूब मजा किया। आई इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप। सो आई इंजॉय वर्ड, मैंने इंजॉय किसको किया भाई? इंजॉय वर्ब जो है, अगेन ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो आई लिखा है यानी कि जो भी सब्जेक्ट लिख रखा है उसी का आप रिफ्लेक्सिव केस यूज करें। सो आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ भी लिख रखा है कि यूज रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउंस विथ एंजॉय। जो एंजॉय वर्ब है उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव केसेस यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर रखा है तो। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंड द नेक्स्ट इज, दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। जब भी हम नाइदर वर्ड को यूज करें, सो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करें, प्लूरल नहीं यूज करी जाती। इज करेक्ट, बिकॉज नाइदर रेफर करता है सिंगुलर सब्जेक्ट को। एंड द नेक्स्ट इज, वह उन छात्रों में से एक है जो नकल करते हैं। He is one of the student who cheats. So guys, अब हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ये उनमें से एक है जो चीटिंग करते हैं। सो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल पीपल हैं जो चीटिंग करने वाले हैं, और उनमें से एक ये है। सो प्लूरल के लिए हम एस लिखते हैं, जो चीटिंग करने वाले हैं वो एक से ज़्यादा हैं, और एक से ज़्यादा हैं तो हम यह भी एस लगा देंगे, और यहाँ बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब में ES IS को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हम प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर करना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ आया हो।
एंड यहाँ भी हमने मेंशन कर रखा है वन ऑफ द के साथ हमेशा हम प्लोरल नाउन को यूज करें और उसके बाद हमेशा हम प्लोरल वर्ब को भी यूज करते हैं सेंटेंसेस में। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट इज मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है ऐसा लिख दिया जाता है आई एम हैविंग अ कार, जो कि इनकरेक्ट है बिकॉज हैविंग को हम यूज करते हैं ऑन गोइंग एक्शन को शो करने के लिए। हैविंग वर्ब को यूज करा जाता है कोई ऑन गोइंग एक्शन हो रहा है, लेकिन कार अगर मेरे पास है तो एक्शन तो नहीं हो रहा ना, ये मेरी पोजीशन है। पोजीशन के लिए हम इस सेंटेंस को यूज करें आई हैव अ कार। जब भी आप एक्शन की बात करें आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, सो करेक्ट हो जाएगा बिकॉज हैविंग डिनर मीन्स आप एक्शन कर रहे हैं। सो पोजीशन के लिए किसको यूज करें, हैव को यूज करें। नेक्स्ट इज वह उससे लंबा है, ही इज मोर टॉलर देन हर। अगेन मोर हम क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर ही रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम मोर वर्ड को यूज नहीं करते। और जो ही का कंपैरिजन करा जा रहा है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस से करा जा रहा है, ये गलत है, शी लिखे हैं बिकॉज कंपैरिजन करा जाएगा सेम रैंक के वर्ड से। यहाँ सब्जेक्ट है सो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ही इज टॉलर देन शी, ये करेक्शन होगा सेंटेंस का। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह पिछले साल दिल्ली आई थी, शी हैज बीन टू दिल्ली लास्ट ईयर। ये इनकरेक्ट इसलिए गाइज बिकॉज जब भी हम किसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं सो उसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को यूज करें, ना कि हैज एप को। सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, यहाँ भी मार्क कर रखा है यूज सिंपल पास्ट विद स्पेसिफिक पास्ट टाइम। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि क्यों ये गलत है, क्यों ये सही है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जानकारी गलत है, द इंफॉर्मेशन आर इनकरेक्ट। आपको लग रहा होगा बहुत सारी जानकारी है सो एस लगा दें बिकॉज हम अगर बॉय लिखते हैं, अगर बहुत सारे बॉयज की बात करें सो हम एस लगा करके उसको प्लूरल कर देते हैं, बट इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसा नहीं है बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है सो हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल गलत हो जाएगी। सो आई होप गाइज आपको समझ आया हो, इन्फॉर्मेशन वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा सो उसके साथ हम वर्ब की प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर ही फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज इन्फॉर्मेशन वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो गाइज आई होप आपको समझ आया हो कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं स्पोकन में, रिटन में भी, और उन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपको आज का सेशन समझ आया हो सो ये आपके लिए चैलेंज है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनमें करेक्ट फॉर्म वर्ब की यूज करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताएं। जैसे कि हमने लिखा है ही डज नो द आंसर, सो इस सेंटेंस में आप करेक्ट वर्ब की फॉर्म यूज करें, जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर डोंट आएगा या डजंट आएगा। इसी तरह से जो 5 सेंटेंसेस हैं, जो भी ब्लैंक्स हैं, इनमें आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप अपनी लर्निंग को टेस्ट करें कि जो भी अभी तक हमने लर्न करा है कितना आपको समझ आया, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जो मैं यहाँ आपको वीडियोस में समझा रहा हूँ आपको समझ कितना आ रहा है। एंड गाइज अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी कभी हम इस तरह की वीडियोस को अपलोड करें इस चैनल पे सो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी आप तक जाए। बिकॉज इस चैनल का मोटिव ही यही है कि जो भी हम स्पोकन में, रिटन में मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और क्या करेक्शन किए जा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ यस हो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम में इससे भी बेटर कंटेंट आपको अवेल करा सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।